हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। कैसे हो आप लोग? अभी अपना जो सीरीज चल रहा है एकदम मज़ेदार चल रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देख रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन देखेंगे आज से। अभी तक जो जो फंक्शन हुए ये इंटरेस्टिंग क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर हम अलग अलग टाइप के नए नए फंक्शंस देख रहे हैं, साथ ही साथ उनका ग्राफ देख रहे हैं और कुछ और टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है ना। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था चार फंक्शंस, मेनली चार फंक्शन डिस्कस किए थे। बाद में दो फंक्शंस के नाम और हमने जाने थे। एक फंक्शन, पहला फंक्शन क्या था? आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स, सीधा सीधा। फिर उसके बाद में क्या आता है? कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू सी या y इक्वल टू के, कोई भी कांस्टेंट। फिर तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि पॉलिनोमियल की तरह दिखता है, जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है वो। फिर उसी के अंदर हमने एक लीनियर फंक्शन और जाना था, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है वैसे लीनियर फंक्शन होता है। उसके बाद आता है रेशनल फंक्शन, मतलब ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन, ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन और नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल वही होता है क्या? रेशनल फंक्शन। उसके बाद में हमने एक छोटा सा इरेशनल फंक्शन भी देखा था, जिसकी पावर्स जो होती है वो एकदम रूट या क्यूब रूट इस टाइप की होती है। ठीक है ना, नाम से इनका क्लियर होता है। तो जैसा उनके अंदर किया था, आपको यहाँ पर भी नेम से आपको उसका एक्सप्रेशन याद रखना है, नेम से ही आपको उसका ग्राफ याद रखना है और नेम से उसकी डोमेन और रेंज दोनों याद रखनी है। ठीक है ना। अभी हम स्टार्ट करते हैं द मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। देखो भाई, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, हमेशा एफ आर टू आर ये लिखने की तो आदत डाल ही लो। ये क्या होगी? इसकी डोमेन होगी और ये इसकी को डोमेन होगी। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या था, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे वो, लेकिन डिफाइन किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। वैसे मॉडुलस, मॉडुलस के बारे में आप जानते होंगे, ये ऐसा लगाते हैं मॉडुलस। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों बोलते हैं वो अभी हम आके डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉडुलस करता क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखता ही है। कुल मिला के ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो साइन पर डिपेंड नहीं करती, उसके जो चिन्ह होता है ना आगे प्लस या माइनस, उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ एफ ऑफ टू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? मोड ऑफ टू आएगा। तो आपको हमेशा क्या आंसर देना है इसका? इसका जो साइन है ना प्लस या माइनस, वो हटा के हमेशा प्लस का ही लगा के देना है। फिर जैसे मैं बोला एफ ऑफ माइनस टू कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस टू का मोड आ जाएगा। माइनस टू का मोड क्या बनेगा? मोड, मॉडुलस को मोड भी बोल सकते हो आप। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी या फिर इसका मॉडुलस क्या होगा? टू होगा। ठीक है। माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू तो टू ही तो है, क्योंकि माइनस या प्लस वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू में गिना ही नहीं जाता। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नंबर क्या है, माइनस का है या प्लस का, ये नहीं बताना, नंबर क्या है आखिरकार। टू के अंदर भी टू है और माइनस टू के अंदर भी टू है। ये चीज़ है मॉडुलस फंक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू बताने वाला फंक्शन। ठीक है। और भी आप कई एग्जांपल देख सकते हो कि एफ ऑफ टू कितना, एफ ऑफ टू तो हो गया, एफ ऑफ जीरो कितना आएगा? एफ ऑफ जीरो, तो देखो एफ ऑफ जीरो में क्या होगा? जीरो का मॉडुलस, तो जीरो का मॉडुलस क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। ठीक है। जीरो का मॉडुलस क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। फिर एफ ऑफ, जैसे मैं बोलूँ -3.8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3.8 का मॉडुलस, जो कि वापस क्या बन जाएगा? 3.8 बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब होता क्या है, यहाँ तक तो बच्चों को समझ में आता है। उसके बाद में मैं अब क्या करूँगा, एक्चुअली ये पीस वाइज फंक्शन है, इसके दो टुकड़े होते हैं। ठीक है। दो अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ऐसा समझो कि एक मशीन है, एक ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। इस मशीन का नाम क्या है? मोड, मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है। अभी ये मशीन अकेली सारा काम संभाल रही है, लेकिन जैसे अब इसके दो टुकड़े कर दूंगा मैं मशीन के। ठीक है। पॉजिटिव नंबर आएंगे तो मैं पहली मशीन में डाल दूंगा और नेगेटिव नंबर अगर इनपुट की तरह आएंगे तो मैं दूसरी मशीन में डाल दूंगा। ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप समझोगे ना तो जो मैं आगे लिखने वाला हूँ वो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको याद रखने या फिर रखने की कोशिश करोगे ना तो सारा चौपट हो जाएगा उसके अंदर। तो देखो, मैं एक डेफिनेशन तो ये है, मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ ताकि हम इसको और अलग अलग केस बना के समझ सकें। पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इसके दो केस बना सकता हूँ। जब एक्स
ऑलरेडी क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ा, मतलब क्या हो, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, जीरो का आप कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी, मतलब इसके दो केस है तो आप दूसरे केस में भी ले सकते हो। दूसरा केस है एक्स लेस देन जीरो, मतलब कैसा नंबर है एक्स, खुद नेगेटिव नंबर है। ठीक, खुद कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब अभी ये अकेली मशीन है जिसके अंदर आप x ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव चीज़ें रखो या नेगेटिव चीज़ें रखो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये अकेला ही संभाल लेता था। लेकिन मैं इसके दो टुकड़े करने चाह रहा हूँ कि भाई प्लस का आए तो अलग तरीके से सोल्व करेंगे, माइनस का आए तो अलग तरीके से इसको देखा जाए। तो जब देखो x पॉजिटिव है तो मोड के अंदर कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तब क्या पॉजिटिव नंबर को मॉडुलस की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है जरूरत, क्योंकि मॉडुलस करता क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। भले ही अंदर पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, अंदर कैसा भी नंबर डालो, हमेशा आंसर क्या देता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर नंबर ऑलरेडी खुद ही पॉजिटिव है तब मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर ही हो जाएगा, किसी मोड की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से देखो, जब हमने प्लस का 2 डाला था तो आंसर 2 ही तो आ गया वापस, एग्जैक्टली क्या आ गया, सेम ही आ गया। तो मोड ऑफ 2 क्या होता है, 2 ही हो जाता है। फिर अब मैं नेगेटिव वाले की बात करता हूँ। तो जब हम नेगेटिव नंबर इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, जब हम इसके अंदर नेगेटिव नंबर डालेंगे तो क्या सीधा सीधा एक्स ही आंसर हो जाएगा, नहीं होगा ना, ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। क्यों, जैसे मैंने यहाँ पे -2 डाला, यहाँ पे एक्स का मान क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, -2, तो क्या एक्स ही आ गया, क्या नहीं आया ना, -2 का -2 आ गया, क्या नहीं आया। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप उसको या किसी को मत देखो, बस इसी को देखो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या है, -2, तो क्या आंसर -2 आया, क्या नहीं आया ना, आंसर क्या आया, 2 आया। इस 2 को आप ऐसे समझ सकते हो, माइनस ऑफ -2 समझ सकते हो ना। तो हुआ क्या, x की वैल्यू मैंने डाली -2, तो एक्चुअली उस -2 के आगे एक और क्या लग गया, माइनस लग गया। नेगेटिव नंबर को माइनस ही काट सकता है पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, यही तो है यहाँ पर पूरा सार इस चीज़ का, मॉडुलस का। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे ऑलरेडी एक्स नेगेटिव है ना, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ। देखो सीधी सी बात है, प्लस और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ माइनस और अंदर कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, अंदर कैसा नंबर है, नेगेटिव, माइनस इंटू नेगेटिव, तो अगेन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जो काम मॉडुलस अकेला कर रहा था ना, मोड ऑफ एक्स अकेला कर रहा था, यहाँ पर हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं सोचते थे, डायरेक्ट आंसर क्या दे देते, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव अगर हम अलग अलग तरीके से देखें, क्योंकि ऐसा डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, इस छोटे से केस में तो नहीं होता, लेकिन कई बार 2-3 मॉडुलस एक साथ जुड़े हुए आ जाते हैं, तब हमें वहाँ पे सोचना ही पड़ता है, ऐसे केस बनाने पड़ते हैं। 2 केस बना लिए मैंने, तो प्लस इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव देगा। दूसरे वाले केस में जब नेगेटिव नंबर आएगा तब हम जानबूझकर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे ताकि आंसर क्या लाए, पॉजिटिव। जो काम मोड ऑफ एक्स कर रहा था वो अब इन दोनों को मिलके करना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर के लिए डायरेक्ट लिख देंगे, नेगेटिव नंबर के लिए माइनस लगा के लिख देंगे, तो ताकि वो क्या बन जाए, वापस प्लस का बन जाए। ठीक है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर -x लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आंसर नेगेटिव आने लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जब -x लगाया तब आप x को नहीं जानते, x को आप जान ही नहीं पा रहे कि x क्या है, x एक्चुअली नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है। जो एक माइनस है ना वो x के अंदर छुपा हुआ है, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों ने मिलकर इस मॉडुलस ऑफ एक्स के काम को संभाल लिया। अब ऐसे करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो कई बार मॉडुलस जब लगा रहता ना तब कई और टाइप की कैलकुलेशन करने में हमें मुश्किल होती है, ठीक है, दिक्कत होती है। ठीक है, अगर सिंपल सा x आ जाए या -x आ जाए तब हमें आसानी होती है सोल्व करने में। मॉडुलस जब तक लगा रहता है तब ये दीवारें खड़ी रहती है दोनों तरफ, तब हमें दिक्कत होती है, इसलिए हम यहाँ पे 2 केस बना के सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, जब आप पॉजिटिव नंबर लो तब आपको इसी नज़रिए से सोल्व करना है, जब आप नेगेटिव नंबर लो तब आपको इसी नज़रिए से सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर x की वैल्यू लेता हूँ -4, x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, -4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, f ऑफ -4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूँगा, -4 का मॉडुलस इक्वल टू, इधर अच्छा -4 के लिए ये वाला केस चलेगा या फिर ये वाला केस चलेगा, मतलब इनमें से कौन सा एक्टिवेट होगा,
x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब x पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। अभी इस केस के लिए x क्या ये पॉजिटिव या जीरो है? नहीं है ना, ना तो ये जीरो है ना पॉजिटिव। ये कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। तो मैं इधर से होते हुए इस केस के थ्रू सोचना है, ठीक है। यहाँ से चलते हुए नीचे वाला केस प्रीफर करना है। नीचे वाला केस क्या है? यहाँ पर इस पूरे के अंदर मैं x की जगह -4 या -4 फैला दूंगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एक माइनस, देखो अब पता चलेगा आपको, एक माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। x की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ? -4। तो x की जगह -4 डालूंगा, उसका हक यहाँ पे अलग से है, ठीक है। x की जगह x का हक आएगा और माइनस की जगह माइनस ये बाहर की तरफ लगा हुआ है। कब? जब यहाँ पे -4 क्या है? जीरो से छोटा है। -4 क्या है? जीरो से छोटा, ठीक है। अब आप कोई सा भी नंबर सोल्व करके देख लो, -4 का मॉडुलस ये कितना होता है? 4 होता है। और माइनस इंटू -4 ये भी कितना होता है? 4 होता है। 4 बराबर 4 आ गया। इसका सेंस और इसका सेंस सेम है। इसका सेंस, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है? सेम है। दोनों एक्सप्रेशन ऐसे लिखो या दो केस बना के लिखो, दोनों का मतलब सेम निकलेगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, देखने का नज़रिया अलग है, ठीक है ना। आई होप आपको ये मॉडुलस की ये वाली डेफिनेशन समझ में आई हो। अब हम ग्राफ भी बनाएंगे ना, दोनों तरीके से बनाएंगे। ग्राफ में का मैं ऐसे करूँगा, इस तरीके से ग्राफ चालू करूँगा, फिर बाद में बताऊँगा कि वो ग्राफ यही तो है, इसी का ग्राफ तो है। तो दोस्तों मैंने ज़रूरी चीज़ें तो यहाँ पे बना ली है। y इक्वल टू मोड ऑफ x का अब हमें ग्राफ बनाना है। यहाँ पर x और y की टेबल बना ली है। यहाँ पर x की वैल्यूज़ डालते हैं, 0 1 2 ऐसे डालेंगे, फिर -1 -2 -3 ऐसी चीज़ें भी हम इसमें डालेंगे, प्लस का 3 ये सब डाल देंगे। अच्छा, जीरो इसमें रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जीरो का मॉडुलस, यहाँ पे हमने देखा था जीरो का मॉडुलस कितना आया था? जीरो आया था, तो यहाँ पे जीरो आंसर आ गया। फिर 1 डालूंगा तो 1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा। पॉजिटिव बनाना आपको ना, इन सबको पॉजिटिव बनाना है। 2 का क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 2। -1 का क्या बन जाएगा? 1। 2 का क्या -2 का क्या बन जाएगा? 2, ठीक है। नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया आंसर में। -3 का क्या बन जाएगा? 3। 3 का भी क्या बन जाएगा? 3। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले 0,0 यहाँ बन जाएगा, फिर 1,1 यहाँ बन जाएगा, फिर 2,2 यहाँ पर बन जाएगा, फिर ये भी बना लेते हैं, ये पहले बना लेते हैं, -3,3 सॉरी 3,3 है ना, जो भी मैंने बोला अब एक बार उसको कनेक्ट, मतलब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना। तो 3,3 क्या है? ऐसे बहुत देर एक्चुअली होता क्या है कि बहुत देर बोलते बोलते मेरी ज़बान भी थोड़ी सी ऐसे हिलने लगती है इधर उधर। खैर, -1,1 देखो, -1,1 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। -2,2 कहाँ होगा? -2,2 यहाँ पर होगा। फिर -3,3 ये इधर x पे -3 और y पे 3, तो -3,3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। देखो सेम सी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे अब एकदम फ्री हैंड बना भी नहीं सकते, क्योंकि फ्री हैंड बनाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप बहुत सारे पॉइंट और ज़्यादा पॉइंट लेके देखो तो पता चलेगा कि एकदम सिद्ध में आएंगे, एकदम सीधे पॉइंट्स मिलेंगे हमें ये, और ये भी एकदम सीधे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ होता है इसका। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये तो वी शेप का होता है। किस शेप का होता है? वी शेप का। ये जो सबसे ये वर्टेक्स है वो कहाँ पे होता है? ओरिजिन पर, 0,0 पर। ये 0,0 से पलट जाता है आगे, मतलब मुड़ जाता है वहाँ से। तो अभी ये हमने ग्राफ किस नज़रिए से बनाया? y इक्वल टू मोड ऑफ x के तरीके से, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव बना के, बस सीधा सीधा। अब आप इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये क्या है? y ही तो है, ठीक है। ये क्या है? y है। तो y इक्वल टू, ये बीच वाली चीज़ें तो छोड़ दो आप, है ना, बीच वाली चीज़ें तो भूल जाओ। y इक्वल टू x, ये चीज़ कब चलेगी? जब x क्या हो? पॉजिटिव या जीरो से बड़ा। x क्या है? इनपुट, ठीक है, इनपुट। तो x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस की साइड, कौन सी साइड? पॉजिटिव वाली साइड जब हो, तब हमें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स ये तो एक आइडेंटिटी फंक्शन था ना, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे आता है चलता हुआ, ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स का कौन सा टुकड़ा रखना है? क्योंकि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा पूरा बनता है। उस पूरे ग्राफ का आपको पॉजिटिव साइड वाला ही पोर्शन रखना है। तो इधर से, ठीक है, इधर ऐसा पूरा बनेगा। तो आपको बस ये पॉजिटिव साइड है, ये इधर है ना x की, ये x की पॉजिटिव साइड, ये x की नेगेटिव साइड। तो आपको इधर वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन ही रखना है इसका, ठीक है। तो ये आया
ये कौन सा ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का, इस बस इतने से पार्ट के लिए, यहाँ से आगे आगे के लिए बस। फिर तो जब x नेगेटिव होगा मतलब इधर की तरफ, ठीक है, तो जब x नेगेटिव होगा तब हमें किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ फॉलो करना पड़ेगा। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे, ठीक है, ये छोटे मोटे ग्राफ है ये, तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन इस ग्राफ का अब हमें कौन सा पोर्शन रखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ये y इक्वल टू माइनस एक्स को हम कब फॉलो करेंगे, जब x क्या हो, नेगेटिव हो। तो इस ग्राफ का कौन सा टुकड़ा रखना है, जब x क्या हो, नेगेटिव, इधर की तरफ x नेगेटिव होता है, तो हमें ये वाला पार्ट रखना है, ये वाला पार्ट उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू मोड ऑफ x के दो टुकड़े हो गए, y इक्वल टू मोड ऑफ के दो टुकड़े, या तो y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप ये ग्राफ बनाने के लिए ऐसे इन दोनों टुकड़ों को भी फॉलो कर सकते थे, तब भी यही ग्राफ बनता, ठीक है ना। तो ग्राफ बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ इसकी डोमेन और रेंज। देखो डोमेन क्या है, हम इसके अंदर क्या रख सकते हैं, हमने पॉजिटिव चीज़ें भी रखी, नेगेटिव चीज़ें भी रखी, तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ऑल रियल नंबर्स कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। फिर रेंज, ठीक है, डोमेन समझ गए ना। आप इसको ऐसा भी देख सकते हो कि इस ग्राफ का जब मैं ऊपर से लाइट डालूंगा तो ग्राफ का एक्स एक्सिस पे कितनी लंबी छाया पड़ेगी, छाया इसकी इधर से लेके इधर तक पड़ती रहेगी, तो ये ग्राफ बनता ही रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक ग्राफ इसका बनता ही रहेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, आर। रेंज मतलब आउटपुट, मतलब आंसर, मतलब वाई एक्सिस पर कितना इसका फैलाव है, वाई एक्सिस पर इसकी कितनी छाया पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखो, इधर का ये ग्राफ हो या ये ग्राफ हो, ग्राफ हमेशा इसके नीचे तो जा ही नहीं रहा, ग्राफ तो इसके ऊपर ऊपर बन रहा है। तो इसका जो आंसर है वाई एक्सिस पर वो हमें जीरो जीरो आ रहा है ना, तो जीरो या जीरो से ज़्यादा ऊपर की तरफ मिलेगा। तो उसको मैं ऐसे कॉन्टिन्यूसली मिलेगा ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका आंसर भी प्लस इन्फिनिट की तरफ इंक्रीज होता रहेगा, जाता रहेगा। तो इसका आंसर आ गया, इसका मतलब जो रेंज है वो क्या आया, जीरो टू इन्फिनिट। इन्फिनिट को कभी भी हम इन्फिनिट को कभी भी हम इंक्लूड करते नहीं है, और जीरो यहाँ पे आ रहा है तो जीरो को हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस के क्वेश्चन तो हमें अभी इसके अंदर देखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इतना ही समझना है कि कब हम सीधा सीधा इनपुट क्या रखें तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, और ग्राफ और इसकी डोमेन रेंज याद रखनी है। बढ़ते हैं हम अगले फंक्शन की तरफ। दोस्तों अब सिक्स्थ फंक्शन पर आते हैं, वो है सिग्नम फंक्शन। इसके नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर साइन का जिक्र किया जाएगा। यहाँ पर इसके नाम से क्या पता चल रहा है हमें, इसके अंदर SIGN ये आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम साइन के बारे में देखेंगे। किसके साइन के बारे में, नंबर्स के साइन के बारे में। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हमेशा की तरह इसको लिखेंगे FR2R डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू, यही अपना क्या कहलाता है, y कहलाता है। बार बार इसी को हम क्या लेते हैं, y लेते हैं। तो देखो भाई इसके तीन आंसर होंगे एक्चुअली। देखो सिग्नम फंक्शन है तो यहाँ पे साइन का नाम लिया है। साइन कितने होते हैं, हम किस साइन के आधार पर नंबर्स को किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन वाले, नेगेटिव साइन वाले, और ऐसे नंबर जिनका कोई साइन ही नहीं होता। तो पॉजिटिव साइन वाले कौन है, देखो नंबर लाइन ऐसी होती है ना। तो यहाँ पर आ गया जीरो, इधर पॉजिटिव साइन वाले हैं, इधर नेगेटिव साइन वाले हैं, और जो जीरो है इसका कोई साइन नहीं होता, ठीक है, इसका कोई साइन नहीं होता, नो साइन। तो एक्चुअली दुनिया में तीन टाइप के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जिनका कोई साइन नहीं होता वो नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन उन्हीं को शो करेगा। तो यहाँ पर इसके तीन कैटेगरी बनेगी ना, तो वो कब कब कौन कौन सी कैटेगरी एक्टिवेट होगी उसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन लिख देते हैं। अगर x जीरो से बड़ा है इसका मतलब वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इफ x इक्वल टू जीरो तब हम इसकी बात कर रहे हैं। इफ x लेस देन जीरो तब नेगेटिव नंबर है। तो अब हमें सिग्नम फंक्शन देखो कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर बस उसका जो साइन है उसको शो करने के लिए यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो कोई वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब साइन ही आना चाहिए। तो उस केस में वैल्यू
कोई वैल्यू आए ना आए, जैसे 1 जो होता है उसके मल्टीप्लाई करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बोलते हैं कि जैसे भाई -2 क्या चीज़ है, तो आप -2 को -1 इंटू 2 समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो -1 है ये एक टाइप से साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। तो x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम इसकी वैल्यू मानेंगे प्लस का 1। x इक्वल टू 0 के लिए इसका कोई साइन नहीं होता, तो यहाँ पर भी हमें कोई ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी जिसका कोई साइन नहीं होता, तो 0। फिर x लेस देन 0 है, तो यहाँ पर हमें ऐसी कोई चीज़ रखनी पड़ेगी जो कि नेगेटिव नंबर्स के साइन को रिप्रेजेंट करे। कौन सा है? -1, जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट ये कर रहा है। ठीक है, ये किसके लिए है? पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ये किसके लिए है? नेगेटिव नंबर्स के लिए। और ये किसके लिए है? 0 के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। देखो आंसर हमेशा यही आएगा 1, 0 या -1। जैसे मैं बोलूँ कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला जाए कि f ऑफ 2 का आंसर बताओ क्या होगा, तो देखो 2 यहाँ पे जो x है ये एक इनपुट है, तो इनपुट अगर 0 से बड़ी है तो आपको 1 बोलना है। तो यहाँ पर क्या है? 2। तो 2 क्या है? 2 क्या है? 0 से बड़ा है, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0। तो हमें इस केस को, फर्स्ट केस को फॉलो करना पड़ेगा। तो उस केस में f ऑफ x का आंसर हमेशा 1 ही आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो f ऑफ 2 का आंसर क्या है? 1। तो f ऑफ -3 का आंसर क्या होगा? f ऑफ -3 का आंसर, यहाँ पे -3 किस कैटेगरी में फॉल करता है? इसमें, इसमें या इसमें? पहले हम देखेंगे कि इनपुट क्या है, उसको कैटेगराइज करेंगे किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, उसी कैटेगरी का हमें आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? -3 है। -3 एक नेगेटिव नंबर है, मतलब माइनस, यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिकॉज -3 इज लेस देन 0, तो इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो इस कैटेगरी के लिए f ऑफ x का आंसर हमेशा क्या होगा? -1। तो f ऑफ -3 का आंसर क्या हो गया? -1। अब बार बार जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो, आप डायरेक्ट याद रखो। जब भी पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो सिग्नम के अंदर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो शॉर्टकट के अंदर SGN ऑफ x। ठीक है, सिग्नम का जो शॉर्ट फॉर्म हो गया SGN, तो आप इसको बोल सकते हो SGN ऑफ 2, इसको बोल सकते हो SGN। यहाँ पे जो f है ना उसकी जगह आप SGN डाल सकते हो, स्पेशल नाम दे रखा हमने इसको। फिर अब जैसे मैं बोलूँ SGN ऑफ 100, इसका आंसर कितना आएगा भाई? ये पॉजिटिव नंबर है तो प्लस का 1 आंसर आएगा, यहाँ पर भी जैसे प्लस का 1 आंसर आया। फिर SGN ऑफ -20, इसका आंसर कितना आएगा? ये नेगेटिव नंबर है तो -1 आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर्स के लिए +1 बोल दो और नेगेटिव नंबर्स के लिए -1 बोल दो। मैं बोलूँ कि भाई SGN 0 क्या आएगा, तो ये तो 0 डाल दिया हमने इस बार 0, तो 0 वाले केस में आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो एकदम इतना सिंपल है ये। मैं बोलूँ SGN ऑफ पाई, ये कितना होगा? अब पाई क्या नंबर होता है? 3.1459 ऐसा कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, तो पाई का यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इसका मतलब पाई जो 3.14 वो कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए आंसर कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। ठीक है, मैं बोलूँ कि भाई SGN ऑफ -पाई, इसका आंसर क्या होगा? अभी नेगेटिव नंबर हमने सिग्नम में डाल दिया तो आंसर कितना आएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी सिग्नम। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, इसका एक्सप्रेशन देख लिया, नाम जान चुके। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर डोमेन और रेंज देखेंगे। तो दोस्तों मैंने छोटी मोटी चीज़ें तो यहाँ पर लिख ली है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ग्राफ पर आते हैं। ये y एक्चुअली क्या है? सिग्नम ऑफ x है। ठीक है, सिग्नम ऑफ x। तो देखो जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तब y इक्वल टू, यहाँ पे सिग्नम के अंदर क्या डालेंगे? 0 डालेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा? हमें y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अगेन 0 मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ग्राफ बनाते टाइम, ये वैल्यूज फाइंड करते टाइम इनको प्रीफर कर सकते हो। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। फिर 1 2 3 4, ये चारों के चारों कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो जब x जो इनपुट है वो अगर पॉजिटिव नंबर हो तब हमें हमेशा +1 को फॉलो करना पड़ेगा, आंसर हमेशा हमें +1 ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 के लिए भी 1 आंसर आ जाएगा, 2 के लिए ये भी पॉजिटिव नंबर है तो 1 आंसर आ जाएगा, 3 के लिए भी 1 आंसर आ जाएगा, 4 के लिए भी 1 आंसर आ जाएगा। आगे वालों ये जो जितने भी पॉजिटिव है उन सब के लिए 1 आंसर आएगा। अगर हमारे पास x जो है वो नेगेटिव है तब हमें आंसर क्या देना पड़ेगा? इसका सिग्नम है, साइन बता रहा है, तो नेगेटिव नंबर्स का साइन क्या हो गया? -1। तो नेगेटिव इनपुट्स के लिए हमेशा हमें क्या आंसर देना है सिग्नम में? -1, -2 के लिए भी -1, -3 के लिए -1 और कितने भी, भले हम -100 तक क्यों ना पहुंच जाए, हमें आंसर क्या देना पड़ेगा? -1।
तो ऐसा हुआ। तो देखो 0 पर 0 है तो मैं इस पॉइंट को 0,0 को डार्क कर दूंगा। फिर 1 पर 1 है, यहाँ पर एक 1 पॉइंट आएगा, उस पर 1 है। फिर 2 पर भी 1 है, 2 पर भी क्या है 1 है। फिर 3 पर भी 1 है, 3 पर भी कितना है 1, 4 पर भी कितना है 1, आगे सब पे 1 रहेगा। यहाँ पर अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर लूँ, जैसे x की वैल्यू डालूँ मैं बहुत छोटी सी पॉजिटिव 0.001, अब ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस में भी y क्या आएगा, प्लस का 1 आंसर आएगा। आपको नंबर के बारे में नहीं देखना है कि नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, आप सिग्नम फंक्शन है तो आपको उस नंबर का साइन देखना है, प्लस का है या माइनस का है। यहाँ पर 0001 दिखने में काफ़ी छोटा नंबर है, लेकिन इसका साइन ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपको +1 आंसर देना है। तो यहाँ पे जो 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही भी हमें प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 आंसर मिलने लग जाएगा। छोटा सा छोटा नंबर हो या बड़े से बड़ा नंबर हो, पॉजिटिव है तो आंसर क्या मिलेगा हमें 1। तो इधर की तरफ जो ग्राफ बनेगा वो एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, कितने, किसके बराबर, 1 के बराबर। हाँ, अब ये है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट को डार्क करूँ या ना करूँ, नीचे वाले पॉइंट को तो हमने डार्क कर रखा है, लेकिन इस वाले पर हम इसको डार्क करें या ना करें। तो आप देखो यहाँ पर 0 पर कितना वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं। अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है अपना 0,1, ये पॉइंट क्या है 0,1, तो और ये पॉइंट क्या है अपना 0,0। जैसे कि फंक्शन की डेफिनेशन में होता है कि एक ही यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो दो दो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, या तो 0,0 ही आएगा या 0,1 आएगा, दोनों नहीं आ सकते, नहीं तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो उस केस में हमें यहाँ पर एक एक पॉइंट को हटाना पड़ेगा। देखो 0,0 तो आएगा ही आएगा, 0 पर 1 नहीं आ सकता, 0 एक 0 है जिसका कोई साइन नहीं होता, और 1 तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए आता है, तो हमें इस पॉइंट को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 पर हमने 0 लेना है। तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ दूंगा, खाली बना दिया, और बाकी ये आगे तो भरा हुआ बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पर इसको डार्क करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं। अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ, इन नंबर्स को प्लॉट करते हैं। -1 पर, -1 पर कितना आंसर मिल रहा है हमें, -1। -2 पर -1, यहाँ पे -2 है, वहाँ पर यहाँ पे -1 मिल जाएगा। फिर -3 पर -1, -3 पर -1, -4 पर भी -1। ऐसे ही देखो एक और चीज़ सोचो, अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ माइनस, इसके बहुत करीब ले लूँ लेकिन नेगेटिव साइड की तरफ, तो -0.0001 यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर और इसके करीब पहुँच सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है। हमें इस नंबर की वैल्यू को नहीं देखना, हमें इसका साइन देखना है। यहाँ पे क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हमें -1 लेना है। अब तो ये बन जाएगा पास के पास, इसके काफ़ी पास चले जाओगे तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा, -1। भले कितने दूर चले जाओ, अगर नेगेटिव नंबर है तो हमेशा आंसर हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो फाइनली अभी हम इसको प्लॉट कर देते हैं, ये ऐसा बन जाएगा, इधर की तरफ ये ग्राफ बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अच्छा, फिर वही बात कि हम इसको इंक्लूड करें या ना करें। इस लाइन पर, वाई एक्सिस पर, इस वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट के तरीके भी समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है, इस पर एक ही पॉइंट आना चाहिए, जो कि आ चुका है, कौन सा, 0,0। तो यहाँ पर हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये ग्राफ होता है ऐसे, इधर से इधर जाएगा ग्राफ, फिर ये ओरिजिन को हम ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ से इधर आते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है किसका, सिग्नम का। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा, 0,0, ये वाला पॉइंट क्या है 0,1, और ये नीचे वाला पॉइंट क्या है 0,-1। ऐसा ग्राफ होता है सिग्नम का। ठीक है, कई बार जैसे एनसीईआरटी में भी है और कुछ बुक्स में भी है, इस सिग्नम को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, एक बार मैं इसको, इसकी जो डेफिनेशन है ये दोबारा लिख लेता हूँ, फिर इसको हम दूसरे तरीके से लिख के बताता हूँ कि वो उसका क्या मतलब है। तो y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x इक्वल टू हम एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जो केस है 1 फिर 0 फिर -1, ये पहला वाला कब फॉलो होगा, जब x पॉजिटिव हो, x ग्रेटर देन 0, और लास्ट वाला कब, जब x लेस देन 0 हो, और बीच वाला कब, जब x इक्वल टू 0 हो। तो देखो अब इसमें 3 केस बनाए हैं। अगर हम
कैसे न कैसे करके इसको दो केस में निपटा दे तब वो भी अपने लिए ठीक ही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो इस केस को तो कर लो आप अलग, ये जो केस है ना इसको तो कर लो आप अलग, तो ये क्या बन गया 0 x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस केस में और इस केस में, इन दोनों केस में एक खासियत है। क्या खासियत है कि यहाँ पर ये x 0 से बड़ा है और यहाँ पे x 0 से छोटा है। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि x 0 के बराबर नहीं है, या तो बड़ा है या छोटा है, लेकिन इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकता हूँ, x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसके आप उल्टा भी देख सकते हो, इसके वापस दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो आप दोनों तरीके से ही सोच सकते हो। अब इन दोनों केसेस को अलग अलग लेने के बजाय मैं ओनली इस केस को ले लेता हूँ यहाँ पर। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो पूरे इस टाइप से हमारे जो दुनिया में सारे नंबर है ना वो सारे के सारे कवर हो गए। जब x 0 होगा तब ये केस आ जाएगा, और जब x 0 नहीं होगा तब बचे हुए सारे केस इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन हमने इनका जो कंडीशन है उसको तो कंबाइन कर दिया हमने, इसकी कंडीशन को तो हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया इन दोनों की कंडीशन को। लेकिन इस वैल्यू को कैसे कंबाइन करके हम यहाँ पे रखें, ऐसा तो बोल नहीं सकता कि 1 या -1, वो तो फिर वही बात हो गई। तो यहाँ पर हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज में लेते हैं, हम एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज में लेते हैं मोड ऑफ x अपॉन x, और कुछ बुक्स में मोड ऑफ x अपॉन x को आप x अपॉन मोड ऑफ x भी बोल सकते हो। दोनों की एक ही बात है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि एक जगह मोड आना चाहिए और एक जगह मोड नहीं आना चाहिए। एक जगह मोड यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पर ऊपर की तरफ मोड नहीं आ रहा, आप ऐसे बोल सकते हो। अब देखो ये एक्सप्रेशन बहुत काम का एक्सप्रेशन है, ये अकेला 1 और -1 दोनों दे देता है, और वो भी सिस्टमेटिकली तरीके से। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब ऑटोमेटिकली 1 ही आंसर देगा ये वाला एक्सप्रेशन। जब x लेस देन 0 होगा तब ये एक्सप्रेशन अगेन -1 आंसर ही देगा। अब एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसको मैं इधर समझा देता हूँ। देखो चलो मैं x एक बार ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ, x ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल x ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। अब 3 एक बार मैं इसमें रख के देख लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, मोड ऑफ 3 अपॉन 3 इक्वल टू कितना। अब देखो मोड 3 का आंसर 3 आएगा और नीचे भी कितना 3, तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब एक बार मैं x लेस देन 0 ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू -10 ले लिया, -10। अब ये -10 फिर से मैं इसी के अंदर रख के देखता हूँ, यही इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर रख के देखता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, -10 अपॉन -10, ऊपर वाले पर तो मोड है। ठीक है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो आंसर सेम ही आएगा, वो आपको पता है कैसे आएगा, क्योंकि दोनों एक्चुअली कट जाते हैं। अच्छा, ऊपर -10 का मोड है, मॉडुलस है, तो ये क्या होगा, प्लस का 10 आंसर देगा। नीचे क्या -10 है, तो 10 तो ऊपर है, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो कुल मिला के ये पूरा कट जाएगा और आंसर क्या देगा, -1। तो पॉजिटिव चीज़ रखने पर 1 आंसर मिल रहा है, नेगेटिव चीज़ रखने पे -1 आंसर मिल रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑटोमेटिकली दोनों आंसर दे देता है। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली दोनों आंसर दे देता है। अब ऐसा क्यों होता है, आप बिना एग्जाम्पल लिए भी समझ सकते हो। कैसे, देखो हमने मॉडुलस की डेफिनेशन के टाइम हमने दो केस बनाए थे, मोड ऑफ x या तो x होगा या -x होगा। तो एक बार यहाँ पर जब पॉजिटिव नंबर होगा तो x होगा, x से x कट जाएगा, जब x से x कट जाएगा तो आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा। वो कब, जब x पॉजिटिव हो। जब x नेगेटिव होगा उस केस में यहाँ पर ये मोड ऑफ x कैसे खुलेगा, -x साइन के साथ, है ना, -x के तरीके से खुलेगा। तो x से x कट जाएगा लेकिन -1 बच जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रही बात यहाँ पे ग्राफ के टुकड़ों की, तो ये तो है 0 0, ये y इक्वल टू 1 हो गया और ये y इक्वल टू -1 हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन उधर, हॉरिजॉन्टल लाइन इधर, और हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे 1 आ गया तो ये 1 के लेवल से निकल रहा है, ये -1 के लेवल से निकल रहा है, तो यहाँ पे y इक्वल टू -1 आ जाएगा। दोस्तों एक बार सिग्नम की डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग फैलाव, या फिर ग्राफ कहाँ कहाँ डिफाइंड है वो सारी चीज़। तो आप देखोगे ग्राफ -∞ से लेके 0 को भी इंक्लूड करते हुए फिर आगे चला गया उस रास्ते, तो इसकी जो डोमेन है वो R हो गई पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है डोमेन की इनके अंदर।
फिर रेंज, रेंज क्या होगी, आंसर, आंसर क्या, आउटपुट है ना। तो आंसर क्या क्या मिल रहा है हमेशा, कुल मिला के आप देख लो कितने भी केस ले लो, आंसर या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा या -1 मिलेगा। इनके अलावा सिग्नम का आंसर, सिग्नम का कोई आंसर देना भी मत, आता भी नहीं है। तो रेंज के अंदर 3 एलिमेंट हो गए, 1, 0 एंड -1। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है।